कल हमारी सप्लाई की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होगी थी। पूछूं, शुरू करूं? पूछना नहीं है। ये वाला पॉइंट ए, आप ड्राइंग्स वगैरह कर रहे हैं, बिज़नेस में गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन बिज़नेस में गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सप्लाई ही कंसिडर होती है। बट ये वाला पॉइंट जो है वो स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरर के लिए है, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या होलसेलर के लिए नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर के लिए। आखिरी वर्डिंग है कि उसने कहा हुआ है कि वो तमाम गुड्स जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस में बन रही हैं और जो टैक्सेबल हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो मैंने इसी कहा था कि जो आप गुड्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस में बना रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर ही होगा, और जो टैक्सेबल गुड्स हैं सिर्फ उसी को हम टेकअप करेंगे। एग्जाम गुड्स को हम इसमें शुमार नहीं कर रहे होंगे। तो इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, इस डेफिनेशन में क्रैमिंग जो है वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब गुड्स क्या होती हैं? पहले मैं आपसे वैसे ही पूछता हूँ, गुड्स किसे कहते हैं? अशिया। लेकिन टेक्स्ट में जो गुड्स हैं वो भी एक्सप्लेन्ड हैं, और ये डेफिनेशन भी आप इसको मार्क कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है। गुड्स क्या होती हैं उसको हम देखते हैं। कहता है जी, गुड्स में हर किस्म की अशिया, जो हर किस्म की चीज़ें हैं वो तो शामिल हैं। मोस्टली अगर हम जब गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स में हमारे पास आती हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज़। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? व्हीकल, टेबल, ये एसी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बनती हैं और ये गुड्स में शामिल होती हैं। तो जब भी हम टैक्स में गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स में किसकी बात हम कर रहे होंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे होंगे, कि जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो सारी की सारी क्या हैं? हमारी गुड्स के तौर के ऊपर शुमार हो रही होती हैं। उसके अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी के जो प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमारी क्या है? गुड्स की डेफिनेशन का पार्ट बन रही हैं। आप अगर बिजली के बिल देखेंगे, बिजली के बिलों में आपको टैक्स जो है वो चार्ज किया जा रहा होता है। कभी देखा है आप लोगों ने? तो वो टैक्स क्यों चार्ज करें? बिकॉज टैक्स तो चार्ज होगा जो गुड्स हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने बिजली को उठा के गुड्स की डेफिनेशन में लिख दिया है। अब चूंकि वो गुड्स की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रही हैं तो इसलिए ये भी क्या होंगी? गुड्स शामिल हो रही होंगी। तो गुड्स में मूवेबल प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह शामिल है। लेकिन इस गुड्स के एक्सेप्शन क्या है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो गुड्स में शामिल नहीं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो है ना आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो कभी भी गुड्स का पार्ट नहीं बनती। इसलिए ज़मीन बेचने के ऊपर, मकान बेचने के ऊपर, जायदाद बेचने के ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज़ वो इसको ही जो है जस्टिफाई नहीं कर रही होती गुड्स के डेफिनेशन को। उसके अलावा जो कैश है, मनी हमारा, कभी ऐसा हुआ है बैंक से जाके आप 1000 रुपया विड्रॉ करवाओ और बैंक उस 1000 रुपये के ऊपर आपसे जीएसटी ले रहा हो, या पैसे आप दे के तो जीएसटी लेके? नहीं, पैसा भी गुड्स के डेफिनेशन को फुलफ़िल नहीं करता, इसलिए पैसे के ऊपर भी कोई किसी किस्म का जीएसटी चार्ज हम नहीं कर रहे होते। उसके अलावा नंबर 3 पे आता है हमारे पास जो स्टॉक्स होते हैं या जो शेयर्स है, ये शेयर्स वो जो स्टॉक मार्केट वाले हैं, या सिक्योरिटी, अभी आप इनको रखेंगे ये शेयर्स ही होते हैं। आप शेयर्स वगैरह ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये भी एसेट्स हैं, लेकिन इनके ऊपर भी कोई किसी किस्म का हम वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होते। और नंबर 4 पे आता है हमारे पास एक्शनेबल क्लेम्स। जो हैं ये भी गुड्स हमारी नहीं बन रही होती। अब एक्शनेबल क्लेम्स में क्या आता है हमारे पास? जैसे प्रोमिसरी नोट होगा, या अगर आपने डिस्काउंट कूपन देखा हो तो ये एक्शनेबल क्लेम है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है कि आप मुस्तकबिल में जाके क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, अभी नहीं।
आप शॉपिंग करके आते हैं 10,000 रुपये की, वो आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट कूपन दे देते हैं दुकानदार, कहते अगले महीने आओगे, अगर अगले महीने आप हमारे पास 15,000 की शॉपिंग करते हो तो ये कूपन देना, हम आपको 2,000 रुपये छोड़ देंगे। ये आपका क्या है, एक्शनेबल क्लेम है। अब अगले महीने नहीं जाते तो बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके अगले महीने शॉपिंग 15,000 की नहीं होती तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जब आप बेनिफिट लेंगे वो तब ही गुड्स में होगा। अभी तो आपने फ्यूचर के उसके ऊपर क्या लेना है, एक्शन लेने, एक्शन तो हुआ नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्शनेबल क्लेम्स कहला रहे होते हैं। ये पास्ट पेपर में 2015 के न्यूमेरिकल में डिस्काउंट कूपन की एडजस्टमेंट आ चुकी हुई है, जिसको हाईलाइट कर लीजिएगा। तो ये गुड्स नहीं है। और उसके एग्जामिनर कमेंट्स में बाकायदा लिखा हुआ था उसने कि बच्चों ने डिस्काउंट कूपन के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था। डिस्काउंट कूपन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्यों, बिकॉज वो गुड्स की डेफिनेशन को ही जस्टिफाई नहीं कर रहा होता। तो ये 4 एक्सेप्शन है, ये बेशक आप सामने लिख लें डेफिनेशंस के, ऑल दो मैंशन हैं पैराग्राफ में, लेकिन आप ये 4 बातें लिख लें कि ये 4 चीज़ें जो है ये कभी भी गुड्स का पार्ट नहीं बन रही होती। गॉट इट। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसको ज़रा रीड कर लें, बताएं समझ आती है। इसमें नेटफ्लिक्स भी है, किसी और दिन प्ले करेंगे। स्टॉक्स एंड शेयर्स स्टॉक मार्केट में बिक रहे होते हैं। ये 2 नंबर का पास्ट पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सेप्शंस क्या हैं गुड्स की, बताएं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो गुड्स का पार्ट नहीं बनेंगी। तो 4 पॉइंट। अच्छा, टैक्स के बाद बताऊं, टैक्स में वो वाली मिथ नहीं होती कि जी अगर 2 नंबर का सवाल आया लिख लिख के छोड़ के, और नहीं, 2 नंबर का सवाल है, ये बुलेट्स में 4 बातें भी लिखा हुआ, सिर्फ इतनी बातें, नंबर पूरे मिलेंगे। मैं आपको जब पास्ट पेपर करेंगे, आपको एक पास्ट पेपर दिखाऊंगा आगे जाके, 8 नंबर का सवाल है, 8 नंबर का, उसका जवाब सिर्फ 1.5 लाइन है, लिख के 1.5 लाइन है। तो टैक्स में वो वाला हिसाब नहीं कि सफ़े भर के आएंगे तो मार्क्स मिलेंगे, टू द पॉइंट जो पूछा है वो लिख के आपको मार्क्स पूरे मिल रहे होते हैं। तो ये 4 बातें भी अगर लिखा होगा ना तो आपको मार्क्स जो हैं वो क्या मिल रहे होंगे, पूरे मिल रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने देखनी है। कूपन में लगेगा, जो चीज़ें ले रही हैं इसके अलावा उस पर लगेगा, इस डिस्काउंट कूपन पे नहीं लगेगा। आपको कूपन दे रही है 2,000 रुपये का, आप कूपन लेके घूमते रहे जेब में, वो गुड्स नहीं है। जब उस कूपन को यूटिलाइज़ करेंगे, डिस्काउंट लेंगे, वो एक अलग मैटर है। अभी तो यूटिलाइज़ नहीं हुआ ना, अभी तो एक्शनेबल है, फ्यूचर में हो सकता है, तो इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। जैसे आपको ये पासेस वगैरह मिल रहते हैं, जब पास को यूटिलाइज़ करेंगे तब देखी रहेगी। अच्छा, सप्लाई चेन हमारा याद है, हो गया था। सप्लाई चेन क्या होता है कि फ्रॉम द इम्पोर्टर टू द एंड कंज्यूमर जो सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सप्लाई चेन। और हमने आई गेस फ्राइडे को सप्लाई चेन भी ड्रॉ की थी, जिसमें हमने देखा था कैसे किस तरह से सारा टैक्स जो है वो एंड कंज्यूमर के ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सप्लाई चेन में सबसे पहले बंदा कौन सा आता है, इम्पोर्टर। अब इम्पोर्टर वो है जो पाकिस्तान में गुड्स को इम्पोर्ट कर रहा होता है। इम्पोर्ट की जब भी बात करेंगे, इम्पोर्ट से रिलेटेड हमारे पास एक ही कानून होता है जो है कस्टम ड्यूटी, सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो CFA 5 में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इम्पोर्टर जो है वो हमारे लिए इतना अहम भी नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ इम्पोर्टर जो है वो 2 तरह के होते हैं, बिकॉज आई गेस 3 से 4 नंबर की डिस्कशन हमारे सिलेबस में है इम्पोर्टर के पर्सपेक्टिव से। ये सिर्फ आपने याद रखना है कि इम्पोर्टर जो है जब भी हम बात करेंगे 2 तरह का, इसको लिख लीजिएगा। एक है हमारे पास जो कहलाता है कमर्शियल इम्पोर्टर, और दूसरा है हमारे पास जो कहलाता है नॉन कमर्शियल इम्पोर्टर।
ये दो तरह के हमारे पास इंपोर्टर होते हैं, ये कभी भूलना नहीं है आके, बिकॉज आगे जाके हम 2-3 जगह ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि ये रूल कमर्शियल इंपोर्टर के लिए है, ये रूल नॉन कमर्शियल इंपोर्टर के लिए है। कमर्शियल इंपोर्टर वो है जिसका कारोबार है कि उसने, वाह मेरी उर्दू कितनी अच्छी है, कमर्शियल इंपोर्टर वो है जिसने गुड्स को इंपोर्ट करना है और मार्केट में सेल करना है। उसका काम ही यही है कि वो गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स हैं, मशीनरी हैं, गाड़ियां भी अगर हैं जो इंपोर्ट कर रहा है और मार्केट में सेल कर रहा है, कमर्शियली डील कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? कमर्शियल इंपोर्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? कमर्शियल इंपोर्टर कहेंगे। और नॉन कमर्शियल इंपोर्टर कौन होता है? जो चीज़ों को इंपोर्ट तो कर रहा है, मोस्टली ये इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, ये रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके खुद इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, खुद हम इसको लेके चल रहे होते हैं फैक्ट्री के लिए। जैसे एक फैक्ट्री है, उसका नाम है मिकास इंजीनियरिंग लिमिटेड, MEL, मिकास इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये क्या करती है? ये जो मेटलर्जी पार्ट होते हैं लोहे के, उनको इंपोर्ट करती हैं। उनको इंपोर्ट करने के बाद उनको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके गाड़ियों की डिस्क ब्रेक बना के बेच रही होती है। तो ये इंपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केट में नहीं बेच रहे। इनकी बात ले लें, अब ये जो इनकी इन्वर्टर किट होती है यहाँ नहीं बनती, ये इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इंपोर्ट क्या करेंगे? अपने ही एसी में इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये क्या है? नॉन कमर्शियल इंपोर्टर है। कंप्रेसर ये इंपोर्ट करेंगे चाइना से, लेकिन बेचेंगे नहीं, क्या करेंगे? अपने ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? नॉन कमर्शियल इंपोर्टर होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंपोर्टर, कमर्शियल इंपोर्टर और नॉन कमर्शियल इंपोर्टर जो है वो कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? तो इंपोर्टर इस तरह हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सर ये अपने ही वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने वहां स्पेयर पार्ट्स करते हैं इंपोर्ट, उसका क्या? होंडा सारा पाकिस्तान में बनता है, स्पेयर पार्ट सारा A to Z। गाड़ी के बाइक की सर बात, ओ भाई वो सारा इधर बनता है यार, बाइक सारी यहाँ बनती है, मेड इन पाकिस्तान है वो। उसका सिर्फ इंजन जो है ना चाइना से आता है, बाकी सारा कुछ यहाँ से बनता है। नहीं वो जाने दे, किस ज़माने में जापान से इंजन नहीं आता, चाइना से इंजन लेके आते हैं ये बिल्कुल, ये जाते हैं खुजरात उठा के ले जाते हैं, चाइना से आते हैं। सिर्फ इनका इंजन जो है वो चाइना से आता है, बाकी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बनती है और यहाँ पे इंपोर्टेड कुछ भी नहीं है इसमें। गाड़ियाँ चले आप होंडा पे, होंडा कार पे आ जाए, कार जो है उसमें इम्पोर्टेड लगता है मटेरियल। अब उसका इंजन जो है ना पूरा वो इंपोर्ट होता है जापान से, ठीक है, गाड़ी का। उसका जो पैनल है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। फिर थोड़े बहुत दूसरे भी इक्विपमेंट्स है, गालिबन 40% जो कार है ना वो इंपोर्ट होके आती है इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स। यहाँ पे आके असेंबल होती है, लोकल पार्ट्स बीच में लगाते हैं और बेच देते हैं। मोस्टली इंजन और गियर बॉक्स जो है वो हर कंपनी जो है यहाँ पे इंपोर्ट करती है, वो यहाँ पे लोकल नहीं बन रहे होते। तो अपनी कार में यूज कर रहे हैं, ऐसे अगर आप सेल नहीं आगे अगर ये इनको अलाउ नहीं है अगर सेल करना, ये कभी भी सेल नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होता। सर अगर कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? बैन कर दो कंपनी भाई, बैन। कोई भी इस तरह का करे, देखिए इंपोर्ट करके खुद भी यूज कर रहा है, आगे स्पेयर पार्ट्स सेल भी कर रहा है, तो वो कमर्शियल इंपोर्टर भी होगा और नॉन कमर्शियल इंपोर्टर भी होगा। जो खुद इस्तेमाल करेगा वो बीइंग अ नॉन कमर्शियल इंपोर्टर इस्तेमाल कर रहा होगा, और जो बेच रहा है वो कमर्शियल इंपोर्टर होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज जिसने खुद इस्तेमाल करने हैं वो मोस्टली मैन्युफैक्चरर होगा, और जिसने बेचने हैं वो ट्रेडर होता है। तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर कभी भी एक बंदा नहीं हो सकता, तो इसलिए नहीं होता। लेकिन ये गाड़ियाँ घर से बना रहे होते हैं, इन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली होती है कि हम सिर्फ इंपोर्ट करें, खुद इस्तेमाल करेंगे, इनको गवर्नमेंट अलाउ करती है। अब हमारे मुल्क में इंपोर्ट बैन है, उनको अलाउ है, वो कर सकती हैं। उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि सिर्फ आप इसी पर्पज़ के लिए करेंगे, अगर वो इसकी वायलेशन करेंगे अंदर हो जाएंगे। तो ये वायलेशन नहीं हो सकती कभी भी किसी चीज़ की। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आपके सेल्स टैक्स के जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे मैन्युफैक्चरर के लिए हैं। किसके लिए हैं? मैन्युफैक्चरर के लिए हैं। और मैन्युफैक्चर का भी हम एक पॉइंट पढ़ के आए हैं, सप्लाई में क्या था, कौन बताएगा? सप्लाई में जो हमने मैन्युफैक्चरर के लिए एक स्पेसिफिकली पॉइंट पढ़ा था वो क्या था? हाँ वो किसके लिए था?
मैन्युफैक्चर के लिए था, और इसलिए हमारे न्यूमेरिकल्स में मैन्युफैक्चर जो है वो क्या है, सुपर इम्पॉर्टेंट है। अब मैन्युफैक्चर होता क्या है, अगर हम आम अल्फाज में बात करें, वो शख्स जो गुड्स को बना रहा है, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, वो कौन होगा, मैन्युफैक्चर होगा। चाहे वो रॉ मटेरियल ख़रीद के आए, चाहे उसका रॉ मटेरियल अपना हो, चाहे उसका रॉ मटेरियल अपना ना हो, वो फिर भी क्या है, मैन्युफैक्चरर कहला रहा होगा। ऐसे ही है जैसे हमने कल बात की थी, जैसे पब्लिशर जो होता है, जो किताबें छाप रहा होता है, इसका रॉ मटेरियल नहीं होता, पेपर किसी का, किताब किसी की छाप के देगा, बट ये मैन्युफैक्चरर है। जैसे टॉल मैन्युफैक्चर का बताया था आपको कि जो बड़े बड़े कपड़े के डिज़ाइंस वगैरह होते हैं, एक पूरी की पूरी टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंडस्ट्री है जो क्या कर रही है, आपको कपड़े प्रिंट करके दे रही है। ब्रांड किसी और का है, कपड़ा किसी और का है, डिज़ाइन किसी और ने दिया, बस वो क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन पकड़ते हैं, लगाते हैं मशीन में, रंग के वापस कर देते हैं। तो वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल नहीं है बट वो बना के भी दे रहे हैं। अब होंडा वो भी मैन्युफैक्चरर है, हायर वाले भी मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये सारे कौन हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। अगर मैन्युफैक्चर का लफ्ज़ हम पढ़ें तो इसमें हमारे माइंड में यही आ रहा है कि चीज़ों को बना के बेचते होंगे, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं रुको ज़रा, सब्र करो, हम चीज़ों को बना के तो बेचते हो, वो हम मानते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी हैं, ये क्या हैं, आपकी मैन्युफैक्चर ही शुमार होंगी। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ में फॉल कर गए तो आप क्या होंगे, आप मैन्युफैक्चर के तौर के ऊपर ही ट्रीट हो रहे होंगे। अब वो कौन कौन सी हैं, कहते हैं कोई भी पर्सन जो किसी भी प्रोसेस या किसी भी ऑपरेशन से असेंबल कर रहा हो। असेंबल क्या होता है, आप चीज़ें लेके आए हैं, उनको जोड़ के बेच रहे हैं, ये असेंबली होती है। असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन असेंबल होते हैं, इन्फिनिक्स हो गया है, Xiaomi हो गया, सैमसंग हो गया, असेंबल होते हैं। इन कंपोनेंट्स आते हैं, इनको जोड़ के बेच रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे, मैन्युफैक्चर कहलाएंगे। उसके अलावा जो बंदा मिक्स कर रहा है, कटिंग कर रहा है, डाइल्यूट कर रहा है, मतलब जो गुजर है, मैन्युफैक्चरर हैं, डाइल्यूट नहीं करते, 100% क्या देते हैं, खालिस दूध देते हैं बर्फ़ डाल के। वो कहते हैं हमने आज तक मिलावट नहीं की, आपको पता है नहीं, भैंस खुद ही पानी पी जाती है, हम तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। यहाँ कोई इतने भी नेक परहेजगार होते हैं, दूध लेके आते हैं, उसमें बर्फ़ डाल देते हैं, कहते हैं पानी नहीं मिलाया हमने, वो खुद ही बर्फ़ खुर गया, क्या कह सकते हैं, उन्हें दूध ख़राब होना, लेकिन डाइल्यूट तो कर रहे हैं। डाइल्यूट करना क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे कि अगर एक चीज़ कंसनट्रेटेड है, उसको आप डाइल्यूट करके बेच रहे हैं, तो वो डाइल्यूटिंग का अमल आता है। तो वो गुजर बरादरी भी क्या अपने आप क्या कह सकती है कि हम भी मैन्युफैक्चरर हैं, और वो वाकई मैन्युफैक्चरर तो हैं। वो दूध के ना होते हुए भी दूध मैन्युफैक्चर करके बेच रहे होते हैं, फॉर्मलिन से, यूरिया से, तो वो भी बीच में आ रहे होते हैं। उसके अलावा बॉटलिंग, जो बोतलें वगैरह भर के बेच रहे हैं, अब जितने भी फॉर एग्जांपल ये मिनरल वाटर के प्लांट लगे हैं गली मोहल्ले में, अगर ये बॉटल को बना के बेच रहे हैं, उसकी बॉटलिंग करके बेच रहे हैं, तो ये भी क्या शुमार होंगे, एज़ पर दिस डेफिनेशन ये मैन्युफैक्चर शुमार हो रहे होंगे। फिर पैकेजेस वगैरह कर रहे हैं या रीपैकिंग कर रहे हैं, या इस तरह से किसी भी मैनर में गुड्स प्रिपेयर करेंगे, तो आप क्या कहलाएंगे, मैन्युफैक्चरर कहला रहे होंगे। आप भी मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि आप इसमें फॉल कर रहे हैं, इस पॉइंट में, आखिरी पॉइंट में आपकी चीज़ है, आप किसी से मैन्युफैक्चर करवा के खुद बेच रहे हैं, तो आप भी मैन्युफैक्चरर हो जाएंगे। वो भी होगा क्योंकि वो असेंबल कर रहा है, वो टॉल मैन्युफैक्चरर हो जाएगा ना। फिर उसका तो कुछ भी नहीं था, उसने आपके बिहाफ पे करके दे दिया, वो भी है और आप भी है, मुबारक को दोनों पकड़े जाएंगे। यार पानी भी ला देना। देखिए ना, अगर आप लम्स ग्रेजुएट हैं और आपको आया बड़ा ज़ोर से बिजनेस आइडिया कि जी हमने स्टार्टअप खोलना है, और स्टार्टअप क्या खोलते हैं आप, चीज़ों को मिक्स करने का। आप कहते नहीं, हमने ऑब्ज़र्व किया है इस दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सब्जियां अलग हैं, आप सब्जियों को काट के मिक्स करके बेच रहे हैं, इन शॉर्ट अचार बना के बेच रहे हैं, तो फिर भी क्या कहलाएंगे आप, मैन्युफैक्चरर ही कहला रहे होंगे। तो उनके स्टार्टअप आइडिया ऐसे ही होते हैं मोस्टली, वो प्रॉब्लम पहले खुद क्रिएट करवाते हैं, फिर उसका सोल्यूशन दे रहे होते हैं कि ये सोल्यूशन आ गया। जैसे एक स्टार्टअप आइडिया मैंने सुना था, 2019 की बात है, कि हम ई तंदूर लेके आएंगे, घर बैठ के आप तंदूर से रोटी ऑर्डर करें, आती जाएगी अपनी वो मतलब उसके ऊपर। तो उसकी 2019 में कोई कॉस्ट ना एक रोटी की कोई 220 रुपये पड़ी थी।
कहता जी बहुत ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, लोग लाइनों में जाते हैं, लाइनों में लगते हैं तंदूर के ऊपर, तो हम इसका हल लेके आए हैं। पूरी कॉस्टिंग करके एक रोटी 220 रुपये की कौन लेगा? तो वो लम्स ग्रेजुएट ऐसे ही करते हैं तो वो प्रॉब्लम पहले खुद क्रिएट करवाते हैं, मास्टर को बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, फिर कहते हैं हमारे स्टार्टअप फेल हो गए हैं, चलते नहीं है। चलेंगे कहाँ पे यार? तो अचार अगर बना के बेच रहे हैं तो मुबारक हो, आप भी कौन है? मैन्युफैक्चरर हैं। सिंपल सी है, अगर आप किसान हैं, आप सब्जियों को पैक करके बेचना शुरू कर दें, आप शॉपर पैक करें, अपना लेबल लगाएं, आप भी क्या हो जाएंगे? मैन्युफैक्चरर। क्यों? बिकॉज अगर आप पैकेजिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएंगे? आप मैन्युफैक्चरर कहला रहे होंगे। तो उन्होंने छोड़ा किसी को भी नहीं है। अब कोई भी काम करें, आप कहाँ चले जाएंगे? आप मैन्युफैक्चरिंग में वो आपको ले जाते हैं। वैसे क्या बना रहा कोई? ओ यार, बीज पे खुद बनाता है, खुद आके बीज को फाड़ रहा होता है, दरख्त निकाल रहा होता है। नहीं, मैं किसान मैन्युफैक्चर नहीं है। मैन्युफैक्चर इन चीज़ों का अल्लाह है, किसान नहीं है। किसान तो सिर्फ और सिर्फ अपना एक अमल कर रहा है। लेकिन अगर किसान जो उसने गंदम उगाई है उसको पैक करके बेच रहा है तो मैन्युफैक्चर हो जाएगा। गंदम का आटा बना रहा है जिसमें ह्यूमन प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर मैन्युफैक्चरर है। ये नेचुरल प्रोसेस में मैन्युफैक्चर नहीं है। अब आप कहें जी एक गुजर है, गाय लेके आया, उसको पाला बड़ा किया, अब दूध निकाल के बेच रहा है, तो मैन्युफैक्चरर है? नहीं। हाँ, अगर वो दूध में पानी मिला के बेच रहा है तो कौन है वो? मैन्युफैक्चरर, बिकॉज डाइल्यूटिंग कर रहा होगा। तो ये बहुत उसने ना थिन लाइन ली है। अच्छा, पॉइंट नंबर 20 सुपर इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट नंबर बी को आपने सिर्फ देखना है क्या है और किस तरह से है। अब देखें, बिजनेसेस जो होते हैं ना, इनकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस तो होती है, लेकिन अगर बिजनेस आपके लिक्विडेट हो रहे हैं, I2B तो पढ़ के आए होंगे आप, एक अटेम्प्ट में 5 पेपर पास करके हमें कॉम्प्लेक्स का शिकार किया हुआ है कि ऐसे ऐसे हीन बच्चे भी सीए में आ गए हैं। लिक्विडेट का मतलब क्या होता है? पानी में मिला देना। शुक्र है ये किसने नहीं कह दिया। क्या होता है मतलब लिक्विडेट का? डिफॉल्ट हो जाना। अगर कोई बिजनेस जो है वो लिक्विडेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, कहता है जी अब मेरी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, अब मैं कारोबार नहीं कर सकता, उसने अनाउंस कर दी बैंकरप्सी, तो फिर क्या होगा? अब बैंकरप्सी जो है वो एक लीगल प्रोसेस है। आगे जाके माइट भी आप अगले सेशन में सी लॉ पढ़ रहे हो, वहाँ पे पूरा बैंकरप्सी का प्रोसेस है, किस तरह से बैंकरप्सी वगैरह होती है। अब इसमें क्या होता है कि है जब बैंकरप्सी वगैरह आप पढ़ रहे होते हैं तो अगर किसी बिजनेस ने लिक्विडेशन के लिए चला गया या बैंकरप्सी के लिए चला गया है तो ये जाते हैं कोर्ट के पास, या कोर्ट खुद आता है और कोर्ट इनकी फिर बैंकरप्सी या लिक्विडेशन करवा रहा होता है। तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट कहता है जी ये आपका बिजनेस था, आप लोग चला रहे थे, वो आप लोगों को निकाल के बाहर फेंक देगा कि अब आप इस कंपनी में नहीं घुस सकते। तो वो क्या करेगा? वो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। अदालत जो है वो क्या करेगी? ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी। एक बंदा जो है, आप समझ सकते हैं, लिक्विडेटर हो गया या एक असाइनी हो गया, एक बंदा अपॉइंट कर देंगे ऑन द बिहाफ ऑफ कोर्ट। वो जाएगा और वो जाके उस कंपनी को टेक ओवर कर लेगा, उस बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा, और उसका सिर्फ क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब तुमने इस बिजनेस के सारे एसेट्स बेचने हैं, जो जो कुछ है तुमने उसको बेच के लिक्विडेट कर करा के हमें रिपोर्ट देनी है। तो वो बंदा जो मैन्युफैक्चरर के केस में अपॉइंट किया गया है एज अ असाइनी या बैंकरप्सी के लिए या लिक्विडेटर के लिए, और जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में, फिड्यूशरी कैपेसिटी होता है लीगल कैपेसिटी, कानूनी तौर के ऊपर उसको कहा गया है कि आपने अब इनको बेच के लिक्विडेट करना है, तो इस बंदे को भी हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरर कह रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी बंदा जो ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर के ऊपर अपॉइंट किया गया है और अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है और वो भी क्या होगा? हमारा मैन्युफैक्चरर कहला रहा होगा। आपका फर्स्ट डे आज? आपका? चलो मैं सवाल आपसे पूछने लगा था। क्वेश्चन है आपका? प्रोविजनल मैनेजर भी आ जाएगा अंदर इसके, क्योंकि वो ऑफिशियल लिक्विडेटर सारे अपॉइंट वही किए गए हैं। इन क्यों कंफ्यूज कर रहे हो बच्चों को? मैंने कहना है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर ही नॉर्मली उसमें कन्वर्ट होता है प्रोफेशनल मैनेजर में, तो वही एक ही बंदा होता है वो। ये बड़ी बातें हैं, आप 6 में पढ़ रहे होंगे। किससे पूछूं? जी आप फिरारी
व्हाट इफ मेट्रो, देखा ना मेट्रो कितना बड़ा स्टोर है, अगर मेट्रो बैंकरप्सी फाइल कर दे, और अगर मेट्रो ने बैंकरप्सी फाइल की है और उसके लिए कोई बंदा हमने अपॉइंट किया है कोर्ट ने, तो क्या उस बंदे का स्टेटस क्या होगा? हाँ, कोई और? हाँ जी, प्रोड्यूसर, उस बंदे का स्टेटस क्या होगा, उसको क्या कहेंगे हम? मेट्रो जो है, मेट्रो बस नहीं बात कर रहा, मेट्रो स्टोर की बात कर रहा हूँ, उसने फाइल कर दी लिक्विडेशन, हम बैंकरप्ट हो गए, हम कारोबार नहीं कर रहे, डन। अब उसके लिए, उसको लिक्विडेट करने के लिए एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया गया है। उस ऑफिशियल लिक्विडेटर का क्या स्टेटस होगा, वो क्या कहलाएगा, मुझे बता सकते हैं? नहीं, मैन्युफैक्चर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, मुझे ये बताएं। हाँ जी, कहलाएगा मैन्युफैक्चर, कहलाएगा मैन्युफैक्चरर। कौन कौन कहते हैं कि मैन्युफैक्चर कहलाएगा, हाथ बस खड़ा कर लें। आप कहते हैं मैन्युफैक्चर कहलाएगा, सारे मुकर गए। अल्लाह यार, इतना तो यूटर्न कभी इमरान खान ने लिया, अब भी सारे कह रहे हैं हाँ हाँ, अब सारे नीचे हो गए हैं। कौन कौन कहते हैं नहीं कहलाएगा मैन्युफैक्चर? न्यूट्रल, न्यूट्रल जानवर होता है, ये तो पता है आप लोगों को। कुछ तो बोलो, कोई हाँ या ना में। क्लियरली बात यहाँ पे हम किसकी कर रहे थे कि अगर मैन्युफैक्चर बैंकरप्ट होता है, उसके लिए मेट्रो तो मैन्युफैक्चर है ही नहीं, वो तो रिटेलर है। तो रिटेलर अगर बैंकरप्ट हो गया है, उसके लिए कोई बंदा अपॉइंट किया गया है, वो कहाँ से कहलाएगा मैन्युफैक्चर? अगर मैं सवाल चेंज कर लूँ कि अगर हायर ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है और अब उसके बैंकरप्सी के लिए कोई मिस्टर एबीसी को अपॉइंट किया गया है, अब वो जो मिस्टर एबीसी है वो भी क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चर ही कहलाएगा। क्यों? बिकॉज वो जिस बंदे की बैंकरप्सी के लिए है वो कौन था? मैन्युफैक्चर था। तो टैक्स में इतना थोड़ा सा दिमाग को हमने क्या करना होता है? प्रेजेंट करना होता है, किसकी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आखिरी पॉइंट इतना बड़ा है, इसको रटा नहीं मारना, इसको बस सुने क्या है। अगर कोई भी ऐसा एक बंदा जिसके पास कोई पेटेंट राइट है, तो पेटेंट्स क्या होते हैं? हाँ, आपने कोई इन्वेंशन की है, अपने नाम करवा ली है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आपके पास कोई प्रोप्राइटरी राइट है, मालिकाना हकूक है, मलकियत के हकूक है, ठीक है, किसी भी चीज़ के। फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि पाकिस्तान में ये टीवी की टेक्नोलॉजी मैंने इन्वेंट की हुई है, आपने इसको पेटेंट करवा लिया, आपके नाम चलेगी, आपके पास ये राइट्स हैं। आप इन्हें खुद इस्तेमाल कर रहे हैं टीवी बनाने में, आप तब भी क्या हैं? मैन्युफैक्चरर हैं। या आपने किसी और को अलाउ कर लिया कि यार ये तुम यूज कर लो, तब भी आप क्या कहलाएंगे? मैन्युफैक्चरर ही कहला रहे होंगे। बिकॉज ये जो प्रोप्राइटर राइट्स हैं या ये जो पेटेंट राइट्स हैं, ये किसके हैं? आपके हैं। और आप अगर इनके तहत कोई चीज़ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, आप तब भी क्या कहलाएंगे? मैन्युफैक्चर कहला रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी? मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन थी। उसके अलावा वो तमाम मैन्युफैक्चरर जो पाकिस्तान में गुड्स बना रहे हैं और सिर्फ एक्सपोर्ट कर देते हैं, लोकल नहीं बेचते, एक्सपोर्ट कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर कहते हैं। इनको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है? इन्होंने जितना भी इनपुट टैक्स पे किया होता है वो सारा इनको कैश रिफंड दे दिया जाता है, जो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर होते हैं। तो टोल मैन्युफैक्चरिंग हमने डिस्कस की थी। टोल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? ये उसका प्रोसेस था कि कंपनी एक है, जैसे हम कल एग्जांपल बात कर रहे थे, बार बार उनकी आती है कि लोन के ब्रांड्स जो हैं वो टोल मैन्युफैक्चरिंग में बन रहे होते हैं। ब्रांड कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल के ज़रिए ब्रांड किसी का है, वो कपड़ा लेके आते हैं अपना, जाते हैं सिलिकॉन वालों के पास, उन्हें कहते हैं भाई ये डिज़ाइन है हमारा ये हमारा कपड़ा है, हमें इसको डाई करके दे दो, हमारा नाम प्रिंट कर देना। तो वो जो बंदा डाई करके दे रहा है, वो जो बंदा रंग करके दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? वो टोल मैन्युफैक्चर कहलाएगा। और जो उसने काम करके दिया है वो क्या करेगा? उसी के पैसे वगैरह चार्ज कर रहा होगा उस डाइंग वगैरह के। तो ये हमारे पास क्या होता है? टोल मैन्युफैक्चर कहला रहा होता है। इसको ज़रा पढ़ लें टोल मैन्युफैक्चरिंग को, इसकी हमने कोई 3 से 4 दफ़ा डिस्कशन कर ली हुई है। बताएं इसमें कोई सवाल है, वरना फिर हम आगे चलते हैं।
मैन्युफैक्चरर का भी जो थर्ड पॉइंट डिस्कस किया है, सर पेटेंट्स को भी यूज कर रहा है और दूसरा भी यूज कर रहा है, तो दोनों पे सेम टैक्स को पड़ेगा। यस, बिकॉज दोनों केस में मैन्युफैक्चर ये है, वो नहीं मैन्युफैक्चर होगा, वो यूज़ कर, अगर वो यूज़ करते हुए बना के बेचेगा फिर तो वो पे करेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये कहता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, इसने इन्वेंशन की है, खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसने लोगों को अलाउ कर दिया हुआ है, लोग अलाउ कर रहे हैं, बना के बेच रहे हैं, वो सेल टैक्स तो पे कर रहे हैं। ये कहते हैं जी मैं तो कुछ नहीं पे करूँगा, बट ये भी क्या कंसिडर होगा, मैन्युफैक्चर ही कंसिडर होगा, इसको भी देना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह पढ़ना है, ये क्रैम होने वाली चीज़ है ही नहीं, ये क्रैम कभी कर सकते हो, इम्पॉसिबल है, तो ये नहीं करनी। अच्छा, मैन्युफैक्चर तो हमारा हो गया, मैन्युफैक्चरर क्या होता है। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन क्या होती है। मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाला है, प्रोड्यूसर जो बनाने वाला है। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है या प्रोड्यूस करना क्या होता है उसको देखते हैं। कहता है जी मैन्युफैक्चरिंग में क्या शामिल है, एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल, कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक आर्टिकल को, किसी भी एक चीज़ को किसी भी हम एक अलग चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चर। ये लकड़ी की शीट आती है, ठीक है, अब उस पर कारपेंटर आता है, काटता है, उसको एक डाइस में कन्वर्ट कर देता है, तो एक शीट को एक प्रोसेस से उसने बिल्कुल एक अलग चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चर कहलाएगा। लोहा आया, लोहे को उसने क्या किया, एक जो ब्लैक स्मिथ है उसने एक चेयर में कन्वर्ट कर दिया, उसका यूज़ चेंज हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चर है। बेंच बना दिया, मैन्युफैक्चर है। एक चीज़ को बिल्कुल एक अलग चीज़ में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कहला रहा होगा। उसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल इज सो चेंज्ड और रीशेप दैट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज़ डिफरेंटली, कोई भी ऐसा अमल जिस पे हमने किसी भी आर्टिकल को, किसी भी चीज़ को इतना चेंज कर दिया है कि उसका यूज़ ही टोटली डिफरेंट हो गया है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चर कहलाएगा। अब ये जो मार्कर बनता है ये प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, पॉलीप्रोपेन ग्रेन्यूल्स, मशीन में डालते हैं, ये इसकी बॉडी बन के आ जाती है। अब इसका यूज़ ही क्या हो गया, टोटली चेंज हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। उसके अलावा एनी प्रोसेस इंसिडेंटल टू कंप्लीशन ऑफ अ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, इसके आप आगे लिख लें जॉइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट इस साथ लिख लें। आप मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ के आए थे, क्या होता है उसमें आप देखते हैं डिस्टिलेशन में हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पेट्रोल होता है, लेकिन साथ डीजल बन रहा है, टार बन रहा है, केरोसिन ऑयल बन रहा है, ये है ना। ये जो आप कोई भी ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें आपके जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, वो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स भी क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ही कहला रहे होते हैं। बना पेट्रोल रहे थे, डीजल भी बन गया, केरोसिन ऑयल भी बन गया, कोल टार भी बन रही है, वो भी क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ही कहला रही होगी। ठीक है, छोड़ दे किसी को भी नहीं है। ये कहते हैं तुम बस दुनिया में सांस लेके दिखाओ, हम सांस को भी क्या कह देंगे, मैन्युफैक्चरिंग कह देंगे, बिकॉज अगर सांस नहीं लगो तो मर जाओगे, तो अगर सांस लो रहे तो जिंदा हो। तो एक प्रोसेस में पूरा बंदा कन्वर्ट हो गया, जिंदा से मुर्दा या मुर्दा से जिंदा, तो आप क्या होंगे, मैन्युफैक्चर हो। एग्जाम्पल ये तो यूज हो रहे हैं ना, तो अगर किसी पास कंट्री में टेक्नोलॉजी नहीं है जो यूज ही हो सकता, उसको वेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऐसा सारा जो होता है ना वेस्ट मटेरियल, वो बिक जाते हैं। अगर वो बिक रहा है तो वो भी आपका सेपरेट प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल ये लोहा जो बनता है, लोहे के पाइप्स बनेंगे, तो जब पाइप कन्वर्ट हो रहा है तो लोहा थोड़ा वेस्ट भी हो रहा होगा, तो जो उसकी वेस्ट है वो बिक जाती है। अगर वो बिक रही है तो आपका बाय प्रोडक्ट वेस्ट, बट उसके ऊपर भी क्या होगा, टैक्स चार्ज होगा। जैसे हर चीज़ बिकती है हमारे मुल्क में, इवन जो ना कचरा वो भी बिकता है। तो अगर आपने कूड़ा प्रोड्यूस किया है वो भी आपका बाय प्रोडक्ट है, तो वो बिकता है, टैक्स होगा। हर चीज़ बिकती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना बिकती हो। क्या चीज़ बेचनी है बताओ, तो मैं बेच के दिखा देता हूँ। गुर्दा तो सबसे पहले, अब तो गुर्दे हमने इतने बेच दिए कि आईफोन 12 भी नहीं आ सकता, जितने गुर्दे हमारे डी वैल्यू हो गए हुए हैं।
बताएं, हर चीज़ बिक जाती है। और अगर जो चीज़ नहीं बिक सकती, जस्ट टेक एन एग्जांपल, पानी। आप मैन्युफैक्चरिंग किसी इंडस्ट्री में जाए ना, जहाँ पे लोहे की मतलब मेटलर्जी हो रही है, वहाँ पे वाटर यूज़ हो रहा होता है, तो वाटर पोल्यूट हो जाता है, वो नहीं बिक सकता, उसे डिस्पोज कर देते हैं। अब वो जो डिस्पोज हो जाएगा उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी, इनग्रेविंग। अब फॉर एग्जांपल इनग्रेविंग, जो कब्र पे कुतबे लिखे जाते हैं, तारीख़ वफ़ात, वो जो इनग्रेव करना है वो भी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग खिला देती है। वो है ना, ऑर्डर पे मुर्दे तैयार किए जाते हैं, तो ये कह सकता है, अगर अपना दुकान पे लिख के लगा सकता है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, क्यों, मैं उनके कब्रों के कुतबे तैयार कर रहा हूँ। तो इनग्रेव करना भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में आता है। असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, ये सारा कुछ किस में होता है, हमारा मैन्युफैक्चर में शामिल हो रहा होता है, ठीक है। इसको भी रीड करना है, इसको भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ये 2 दफ़ा इसको ज़रा पढ़ लें, मैन्युफैक्चरर को और मैन्युफैक्चर को पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरर ध्यान से और मैन्युफैक्चर, इन दोनों को पढ़ लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। कल वेडनेसडे, कल प्रोबेबली हमारी डेफिनेशंस ख़त्म हो जाएंगी। थर्सडे को, सैटरडे को हम टेस्ट रखेंगे इसका, जस्ट सेल्स टैक्स डेफिनेशंस का, जब तक अबरार ज़िंदा नहीं होके आता। कल इधर इंटरनेट ही नहीं आ रहा अभी, अटेंडेंस लगवानी है, लगवा लें जल्दी से। पढ़ लिया मैन्युफैक्चर, किसी को कोई इशू? आपके पास नोट्स नहीं होंगे? वापसी भी मैंने नोट्स लेते जाएगा, पढ़े हुए मेरे पास एक आधे। अब मैन्युफैक्चरर से अगला जो है ना हमारे पास, वो है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहते हैं? हाँ, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। मैन्युफैक्चरर ये है, आप लोगों को चीज़ चाहिए, मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ कोयटा में, आपको चीज़ चाहिए कहाँ पे, लाहौर में, वो क्या करेगा, अपना हेलीकॉप्टर निकालेगा, आपके लिए 10 रुपये वाले कुरकुरे लेने आएगा? ऐसे तो नहीं होता। या वो एक बैठा हुआ पोर्ट कासिम पे मैन्युफैक्चरर, और आप बैठे हुए गिलगित की वादियों में, वो क्या करेगा? डोरेमोन को बुलाएगा, कहेगा जी एनीवेज डोर हमें दें, हम जाते हैं अभी बेच के आते हैं? ऐसा तो नहीं होता। वो क्या करेगा, वो पूरा अपना नेटवर्क जो है वो सेट करवाएगा। तो सबसे पहले जो आते हैं वो कौन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के 2 काम हैं, 2 पर्पस के लिए डिस्ट्रीब्यूटर रखे जाते हैं। एक तो है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपने अपॉइंट किया है, वो मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल का बंदोबस्त कर रहा है, होता है। अब मैन्युफैक्चरर के लिए मुश्किल है कि यार मैं ये भी चीज़ लेके आऊँ, मैं वो भी चीज़ लेके आऊँ, वो मुझे मिलनी है चिन्योड़ से, वो मुझे मिलना है गिलगित से, वो मिलना है, मैं कहाँ से करूँ अरेंज? वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उसके बिहाफ पे, मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे उसको रॉ मटेरियल अरेंज करके दे रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूटर का ये भी काम होता है। और डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरर के, क्या करने, कि ये मेरी गुड्स बन गई हैं, तुमने मेरे बिहाफ पे इन चीज़ों को आगे पहुंचाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के दोनों रोल हो सकते हैं।
या तो ये बेचेगा मैन्युफैक्चर के बिहाफ पे, या मैन्युफैक्चर के बिहाफ पे उसको क्या करेगा, रॉ मटेरियल अरेंज करके देगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर की सिर्फ डेफिनेशन जो है वो रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखना डिस्ट्रीब्यूटर में एक चीज़ जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूटर की जब भी हम बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा याद रखिएगा, इस चीज़ को हाईलाइट भी कर लें कि डिस्ट्रीब्यूटर इज़ अपॉइंटेड बाय मैन्युफैक्चरर। ये वाला बोर्ड रफ है, ये वाला बोर्ड स्मूथ है, खैर है। डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा कौन अपॉइंट करेगा, मैन्युफैक्चरर ही अपॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, अब ये जो अपॉइंटमेंट है ना, ये भी दो तरह की होती है। इस चीज़ को ज़रा आपने देखना है कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट किया कमीशन बेस के लिए, और दूसरा है अपॉइंट तो आपने कर लिया डिस्ट्रीब्यूटर को, बट वो क्या कर रहा है, आपसे गुड्स जो है वो बाय करता है और फिर उनको आगे सेल करता है। तो ये दोनों तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटर आपने अपॉइंट किया, वो कमीशन बेस काम करेगा, या वो क्या करेगा, आपसे सामान खरीद के आगे बेच रहा होगा। ये दो तरह की अपॉइंटमेंट है। रिमेंबर, अगर वो कमीशन बेस पे काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, अगर डिस्ट्रीब्यूटर किस पे काम कर रहा है, कमीशन बेस के ऊपर, तो इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है और डिस्ट्रीब्यूटर कोई सेल्स टैक्स वगैरह नहीं लेगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जब आगे बेचेगा तो कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह वो नहीं लेगा। कब? जब वो कमीशन बेस पे काम कर रहा है। मुझे खुद बताओ, जब आप कमीशन बेस पे काम कर रहे होते हो, आपने कोई चीज़ खरीदी होती है? नहीं ना, आप तो बेचोगे, उसकी चीज़ है, बेच दी, 2 रुपये मिल गए। तो जब आपने कोई चीज़ खरीदी ही नहीं है, आपने कोई इनपुट टैक्स पे किया होगा? नहीं। जब आपने इनपुट टैक्स ही पे नहीं किया तो आप आउटपुट टैक्स भी किसी से नहीं ले सकते। इस चीज़ को लिख लें कहीं पे, अपनी उर्दू में, फ़ारसी में, पश्तो में, कि अगर कमीशन बेस्ड पे डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है तो वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होगा। अगर कमीशन बेस पे काम कर रहा है तो वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होगा। इसको लिख लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स में अक्सर आ जाता है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उसको आप सामान बेच रहे हैं, तो वो जिसको सामान बेच रहे हैं वो आपको टैक्स पे कर रहा होगा, उसका इनपुट टैक्स होगा, वो क्लेम कर पाएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कमीशन पे काम कर रहा है तो उसका कोई अमल दखल नहीं होगा। तो इसको लिख लें। और वो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपसे सामान खरीद रहा है वो क्या करेगा, आपको टैक्स पे करेगा। तो उसने इनपुट टैक्स पे किया होगा, आगे सेल करेगा तो आउटपुट टैक्स लेगा। तो इसके लिए रजिस्टर होना क्या है, लाजमी है। इसके लिए रजिस्टर होना क्या है, लाजमी है, कंपलसरी है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर खरीद के बेच रहा है तो वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होगा, अगर वो कमीशन बेस पे है तो वो रजिस्टर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ये 2 बातें याद रखनी है। कल मैं आप लोगों को सुनूंगा, ज़रा बड़ी चिल हो गई हैं 2 दिन के लिए ना। तो ये नोट लिखा भी हुआ है वहाँ पे हैंडआउट्स के अंदर कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स कमीशन के ऊपर काम कर रहा है तो वो रजिस्टर नहीं होगा, अगर वो ख़रीद रहा है तो फिर क्या होगा, वो रजिस्टर हो रहा होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो है मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदेगा और किसको सप्लाई करेगा, होलसेलर को। इसके आगे लिख ले, ये भी रीड ओनली है, होलसेलर, रट्टा नहीं मारना, पढ़ें आगे निकल जाए। आप लोगों ने अक्सर एक वर्ड पढ़ा होगा जिसको आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने गलत पढ़ा होगा। वो बताओ जो फर्स्ट टाइम पढ़ा था। अक्सर आप लोगों ने वर्ड पढ़े हुए, थूक। आहा, अब तो वैसे गालिब सारे मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, वाह। वो बाबा उर्दू कौन था, हैं? क्या कहते उसका नाम, हाल ही नहीं था, एंड पे हक आता था उसके। ये सारे उर्दू के थोक पड़ा है, वाह। अच्छा, अभी देखें, अभी आप लोग की जरा थोड़ा सा गालिब और निकालता हूँ। इसको क्या पढ़ा था आप लोगों ने, जाने दें, जाने दें। मुझे तो आज तक मेरे बचपन की याद
याद है, आई वॉज रीडिंग और मैंने से पढ़ा कुत्ता बच्चा, तो थप्पड़ मुझे पड़ा था, मुझे समझ नहीं मुझे पढ़ा क्यों। मैं सोचता रहा, कोई ना हफ्ते बाद लगा पता भाई ये किताबचा होता है। तो भाई तुम टीचर लोग ये बता दो कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, थप्पड़ मार दिया आके। मैं बचपन में गालिब था, मुझे पता भी नहीं था। तो ये 2 वर्ड्स जो हैं ये तो हमने गलत पढ़े होते हैं। अब सारे बड़े सोफिस्टिकेटेड बन रहे हैं कि जी नहीं हम तो प्रो में उर्दू में। फरंगे आसफिया हमने लिखी थी अपने हाथों से। तो थोक मतलब क्या होता है? बल्क। अब परचून जो रिटेल्स में हो रहा है, अब जो थोक पे सामान लेके आ रहा था, बल्क में लेके आता है, उसे हम क्या कहते हैं? होलसेलर कहते हैं। अब होलसेलर क्या होता है? ये वो बंदा है जो डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क में सामान लेगा और किस पे लेगा? होलसेल प्राइस पे लेगा। जो होती है प्राइस होलसेल वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू रिटेल प्राइस, और ये उनसे सामान लेके किसको बेचेगा? जो रिटेलर्स हैं उनको बेच रहा होगा। जैसे लाहौर में अकबरी मंडी है, वो सारी किसकी है? होलसेलर्स की है। शालम मार्केट है, ये सारी किसकी है? होलसेलर्स की है। कि ये सारा बल्क में सामान लेके आते हैं, फिर जो हमारे गली मोहल्ले के दुकानदार हैं वो जाकर किन से ले रहे होते हैं? इनसे सामान ले रहे होते हैं, और ये होते हैं होलसेलर। और इनको अलाउ किया गया हुआ है कि ये विद होल्डिंग एजेंट भी होते हैं, ये टैक्स वगैरह विद हेल्ड करके फिर अगले पेमेंट्स कर रहे होते हैं। तो इनको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है रिटेलर, इसका तो पता होगा आपको। रिटेलर वो बंदा होता है जो सामान तो लेके आता है होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन बेचता किसको है? एंड कंज्यूमर को। और जिस कीमत के ऊपर बेच रहा होता है वो क्या कहलाती है? रिटेल प्राइस कहला रही होती है। तो ये रिटेलर है, इसको जाके हमने पढ़ना है तफसील से। इसकी डेफिनेशन भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, रीड ओनली इसको भी लिख लीजिएगा। और रिटेल प्राइस क्या होती है? रिटेल प्राइस वो होती है कीमत जिस कीमत के ऊपर आप कस्टमर को चीज़ें बेच रहे हैं, जिस कीमत के ऊपर कस्टमर को गुड सप्लाई की जा रही हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी रिटेल प्राइस कहला रही होती हैं, जिसमें तमाम ड्यूटीज़, तमाम टैक्सेस वगैरह शामिल होते हैं एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स शामिल नहीं होता, उसके अलावा वो क्या है? आपकी रिटेल प्राइस है। आप एक्सटेंड बैंक जाते हैं, जब आप उसको बिल देते हैं तो जीएसटी से पहले जो अमाउंट लिखी होती है ना, वो क्या होती है? रिटेल प्राइस है। उस कीमत के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है तो आप पे करके आ रहे होते हैं, तो ये रिटेल प्राइस है। इसको रिटेल को और रिटेल प्राइस दोनों रीड ओनली हैं। आगे जाके हम 2-3 दिनों बाद हम 3rd स्केड्यूल पढ़ रहे होंगे, देखेंगे रिटेल होती क्या है, बड़ा मज़ा आता है डिफरेंस में, वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये रीड ओनली है। उसके बाद है रजिस्टर्ड पर्सन, ये हमने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में कि रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और हु इज़ लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, वो हमारा क्या होगा? रजिस्टर्ड पर्सन होगा। लाइबल टू बी रजिस्टर्ड का मतलब है कि इसको कह दिया गया है कि भाई तुम रजिस्टर्ड हो जाओ, अब उसने क्या होना है? रजिस्टर्ड होना है। तो हम उसे क्या शुमार करेंगे? रजिस्टर्ड पर्सन ही शुमार कर रहे होंगे, ठीक है। इसको नोट्स में ना कॉटेज इंडस्ट्री को 8 मिलियन कर लेना, ये गलती है। कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन है नोट्स में, इसको 8 मिलियन कर लीजिएगा। ये हमारी थोड़ी सी यहाँ पे मैंने वो टाइपिंग एरर हुआ है, हम इसको यहाँ तक रखते हैं। कल का लेक्चर हमारा सुपर इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कल जो हमने डेफिनेशन डिस्कस करनी है वो डेफिनेशन नहीं है, वो हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए फुल फ्लैश कंसेप्ट है, जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई है और जिसमें हमने डिस्कस करना है टाइम ऑफ सप्लाई और एसोसिएट। जो एसोसिएट्स जो हम कल डिस्कस कर रहे होंगे उसमें से इस अटैम्प्ट में 4 नंबर का सवाल आया हुआ है, जो हम कल पास्ट पेपर कर रहे होंगे स्प्रिंग 2023 सॉरी ऑटम 2023 का, जो हम कल करेंगे। उसमें से ये हमारे पास डेफिनेशन है एसोसिएट्स की, इसमें से ये सवाल आया हुआ है हमारा, अभी रीसेंट अटैम्प्ट में सवाल आया है। तो कल का लेक्चर हमारा सुपर इम्पोर्टेंट है, प्रोबेबली कल हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। और कल हमने वो डेफिनेशंस देखनी है जिसमें से सिनेरियोज हर अटैम्प्ट में तकरीबन आते ही आते हैं। तो कल आप सब ने इन डेफिनेशंस को रिवाइज करके आना है। कल हम पहले 10 मिनट सुनेंगे किसी से भी कोई भी चीज़, ठीक है। मिलते हैं।